हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। अपनी प्लेन ज्योमेट्री की जो जर्नी है उसे आगे बढ़ाते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सीधा इस बात के ऊपर आता हूँ मैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और इसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो है AC। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड 90 के सामने है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और जो साइड ऐसे खड़ी है, ऐसे ये सीधी खड़ी है, ये लेटी हुई है। समझ गए ना? मैं खड़ा हूं, मैं धरती पर लेट जाऊंगा तो मैं लेटा हुआ हूं, यानी कि जो वर्टिकल है उसे हम बोलते हैं भैया परपेंडिकुलर। जैसे आपने, अगर आपको याद हो, वो अगर आपने देखी है, क्या बोलते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर है क्या, परपेंडिकुलर, वो बोलता है कि जो ब्लेड को परपेंडिकुलर मार देता था वो ऐसे ही खड़ी मार देता था ब्लेड को। तो हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं अर्जुन, कर्ण अर्जुन। ठीक है, ये हो गया अपना लंब। ये लंबवत खड़ी है यानी कि सीधी खड़ी है, और इसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ठीक है, हिंदी में क्लियर है? किसी भी ट्रायंगल का बेस क्या होता है? बेस यानी कि नींव, बेस आधार जिसके ऊपर वो टिकी हुई है। तो जो नीचे वाली साइड होती है वो उसका बेस होता है किसी भी ट्रायंगल का। कितनी भी तिरछी गंदी शक्ल वाली ट्रायंगल बना लो तो ये बेस होगा, ये बेस है। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके जी। तो यहाँ पर एक वो होती है, क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है, यानी कि एक रिजल्ट होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो एच का स्क्वायर है, वो बराबर होता है बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आगे वाला टेक्स्ट हाँ दूर ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको पाइथागोरस थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बंदा था, उसका नाम उसके पेरेंट्स ने पाइथागोरस रख दिया, और उसके बाद आगे चलकर उसने रिजल्ट हमें दे दिया, इसलिए उसके नाम से इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इस भाषा में ना लिखूँ, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 90 के सामने वाली साइड है AC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर क्या इसका सच होना जरूरी है? जी हाँ, डेफिनेटली। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा ही होगा। फिर इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कर सकते हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे टाइम वेस्ट। उसी टाइम को कोई ठीक चीज़ सीखने में हम गुजारेंगे। क्लियर है भाई? ये समझ में आ गई पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अगर मैं आपको एक बात बोल दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आपको बोल दूं कि भैया ये तो 5 है, ये 6 है, तो भैया मुझे ये बताओ, तो आप इजीली बता दोगे कि भैया ये तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि दैट इज इक्वल टू 3 और 2 5 50 और 11 61। इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू अंडर रूट 61। ऐसे बोल सकते हो? समझ में आ गई बात? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड देकर अगर मैं तीसरी पूछ लूँ तो बता दोगे इसी चीज़ को लगाकर? ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अज्यूम करी यहाँ पर, तो ये दोनों साइड मैंने अज्यूम करी इंटीजर्स में, लेकिन ये साइड इंटीजर में नहीं आई, ये इरेशनल नंबर आ गई है। अगर आप यहाँ पर कुछ 7 मान लोगे, 6 मान लोगे, फिर भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, दोनों के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? 25। तो इसका स्क्वायर 25 होना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। किस नंबर का स्क्वायर 25 है? 5 के।
यहाँ पर ये तीनों इंटीजर आ गए। ऐसा कम ही होता है कि ये इंटीजर आ जाए, वैसे तो इनफाइनाइट ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं और तीनों के तीनों इंटीजर हैं, ऐसे 3 इंटीजर, क्योंकि नंबर तो 5, 6 और रूट 61 भी एक नंबर है, बल्कि वो इरेशनल नंबर हो गया बस। तो ऐसे इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे 3 इंटीजर का ग्रुप, उस ग्रुप को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन वाले जोड़े तो नहीं बोलेंगे, जोड़े में तो 2 होते हैं, तिकड़े बोल सकते हो आप, हैं हिंदी में, पाइथागोरियन के तिकड़े। ठीक है, तो ये बार बार ट्रिपलेट करके मैं यूज करूंगा, तो ट्रिपलेट याद कर लो। हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, तेलुगु में बोल रहे हो, संस्कृत में बोल रहे हो, यहाँ पर ट्रिपलेट याद कर लो। ठीक है, तो कई पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे हैं भाई साहब जिनको एग्जामिनर बार बार यूज करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने याद रखने हैं। क्या सर हमने रटने हैं? जी हाँ, आपने रटने हैं। क्या ये जानकारी रटने के लिए मतलब रटनी चाहिए, रिलेवेंट रहेगी? जी हाँ, रटनी चाहिए। नहीं रटोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है 3 और उसका हाइपोटेन्यूज है 5, तो बाय डिफॉल्ट आपको सीधा पता होना चाहिए कि 3 और 5 है, तो 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जो साइड सबसे बड़ी होएगी वो क्या होएगी? हाइपोटेन्यूज। ये सारे क्या हैं? हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रहे, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने होता है। 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है, सबसे बड़े एंगल के सामने ही सबसे बड़ी साइड होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर कल को एग्जामिनर आपको ये दे दे कि भैया ये है 5 और ये है 13, तो इसको ऐसे भाग के 12 नहीं बता देना कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बन गया सर ना। 5, 12, 13 के ट्रिपलेट में जो 13 वाली साइड है वो 90 के सामने है, और वो जानबूझ के ऐसे दे भी देता है। तो सर फिर क्या करेंगे? फिर कैलकुलेट करोगे, और क्या ही कर सकते हो बताओ? फिर आप क्या करोगे कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 13 का स्क्वायर 169। सिंपल, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये 25 है और ये 7 है, तो आप क्या बोलोगे भाग के कि 7, 24, 25, ये 24 है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 25 है और ये 7 है, तो 7, 24, 25। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होएगी। बाकी 7 और 24 ये आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई? इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ना है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बदल दो, क्या ही फर्क पड़ता है? ठीक है, तो 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसके अंदर 25 हाइपोटेन्यूज है। इसमें से बेस हो सकता है 7 हो या 24 हो, दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक साइड 7 है, एक साइड 24। क्लियर? अब अगली बात, सिर्फ 7, 24, 25 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर मैं इन तीनों नंबर को 10 से गुणा कर दूं, मैं बोल दूं आपको कि साहब ये 70 है और ये है 250, तो ये बताओ। तो आप एक काम करो, अगर ये कट सकते हो तो काट लो। आपने 10 से काट दिया, 0 से 0 कट गई। अब आप बोलोगे सर ये तो 7, 24, 25 वाला आया। हाँ जी सर, तो अगर आपने 10 से काटा था तो वो 0 लगा लो। तो सिर्फ 7, 24, 25 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इनको अगर आप तीनों को 10 गुना करोगे तब जो नंबर आएंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन तीनों को 5 गुना करोगे तब जो नंबर आएंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन तीनों को 8 गुना करोगे तब जो नंबर आएंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन तीनों को 2 गुना कर दोगे तब जो नंबर आएंगे तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि इनको कितने भी गुना कर दो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये 14 है और ये है 3, 4, 5 में पूछते हैं, आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या है? तो आप बोलोगे सर 3 का डबल, 4 का डबल, तो ये 5 का डबल, 10। सिंपल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये 9 है और ये 15 है, तो आप बोलोगे सर 3 का डबल, सॉरी 3 का ट्रिपल, 5 का ट्रिपल, तो 3 और 5 ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सर। तो ये 4 का ट्रिपल, 3, 4, 5, 3 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, 4 का 3 गुना। तो ऐसे में आप क्या करोगे? या तो आपको ये डायरेक्टली दिख जाएंगे,
नहीं तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ऐसे साइड दिख रही हैं कुछ भी, उनको काट लो। 13 तिये 39, 13 चौके 52, मन ही मन में 13 रखो, बाकी जो बच गया उसको सोल्व कर लो। ये मैंने गलत बता दिया, 65 लगा लेते हैं। 13 5 65, ठीक है। तो ये तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बना, ये 3 है ये 5 है, तो ये पक्का 4 होगी। आपने 13 से काटा था तो गुणा में 13 कर दो, ये 52 हो जाएगा। तो सिर्फ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही नहीं, इनके जो मल्टीपल्स हैं वो भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। एग्जामिनर कल को ऐसे भी दे सकता है, इन तीनों का हाफ दे दूं, ठीक है। ये 3 का हाफ हो गया, ये 5 का हाफ हो गया, 3 का आधा 5 का आधा, 3 4 5, ये 4 का आधा 2 हो जाएगा। इन तीनों का 1.5 गुना दे दूं 1.5 टाइम्स, तीनों का 2.5 टाइम्स दे दूं, तो सर फिर तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं हूं ना, जब ये यूज़ होएगा तब करेंगे। तो ये हम पूरी ज्योमेट्री के अंदर यूज़ करेंगे, पूरी मेंसुरेशन 2D में भी हम यूज़ करेंगे, 3D में भी हम यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यूज़ करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज़ करेंगे, प्लेन ज्योमेट्री में भी यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ करेंगे, पूरी ज्योमेट्री में यूज़ होएगा ये, ठीक है। तो हो सकता है फिलहाल इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, पर पूरी ज्योमेट्री में यूज़ होएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने क्या करना है मेरे भाई, अब आपने ये लिखने हैं, रटने हैं, तुरंत इनको 5-5 बार अपनी नोटबुक में लिखो। सबसे ज़्यादा यूज्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये 4, ठीक है। मैं आपको और भी बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये अगर कोई भूल रहा है तो वो पाप कर रहा है एसएससी के प्रिपरेशन में, ठीक। क्लियर है, ये समझ में आ गए। अब इसके बाद और दूंगा, प्रेशर बढ़ेगा भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूज्ड ये है, सेकंड मोस्ट यूज्ड, सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो अगर मैं आपको बता दूं कि भैया ये 9 है, ये 40 है, तो आपको बताने के लायक होने चाहिए कि ये 41 है, ठीक है भाई। बहुत बार ये यूज होंगे आगे भी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड मोस्ट यूज्ड ये है। अब आप बोलोगे सर आप तो रुक ही नहीं रहे, अब आगे नहीं है बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्या सर इतने ही हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना, इनफाइनाइट होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट अपने एग्जाम के हिसाब से ये एनफ है। सबसे पहले ये याद होने चाहिए, फिर ये याद होने चाहिए, फिर ये याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई। और आपको इतना तो अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं रटने के लिए बहुत कम चीज़ें बताता हूँ, जो भी बताता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं, तो इनको मिस नहीं करना। तो सर हम इनको याद कैसे करेंगे, आप इनको जैसे पहाड़े लिखते हो, टेबल्स लिखते हो, उनके साथ ही रेगुलरली लिख रहे हो कि नहीं, उनको 2-3 दिन में एक बार फिर लिख लिया, एक बार फिर लिख लिया, जो चीज़ ज़्यादा तंग कर रही है उसको डेली लिख लिया, तो आप उनके साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को भी अब से लिखने लग जाओगे, धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। और आगे जैसे जैसे हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोलते हैं, और ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे ये, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ फिर मैं, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसको इम्पोर्टेंट मान लिया होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया मैंने, है? अब मैं VVI लिख दिया मैंने आपके स्कूल की तरह, तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब मैं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो पूछूंगा नहीं कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 8 है, ये बता दो, स्कूल की तरह। क्लियर है ना। तो इस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, ABC इज ए ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AC इज इक्वल टू दिस एंड BC इज इक्वल टू 8, ठीक। AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू √41 एंड BC इज इक्वल टू 8, ये पूरा 8 है। एंड उसने बताया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है ये BC के परपेंडिकुलर है। अब ऐसे मत कर देना कि ये तो बीच में लग रही है 4 और 4, ठीक है। नहीं 4 थप्पड़ इधर मारूंगा, 4 इधर, ऐसा कर दिया था, ठीक है। अभी हमें पता नहीं ना बीच में आया कहाँ आया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लंबाई क्या है।
तो मुझे पता नहीं BD की लंबाई कितनी है, मुझे पता नहीं DC की लंबाई कितनी है, बट मुझे इतना पता है कि इस पूरे BC की लंबाई जो है 8 है। कहीं ना कहीं से तो हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, आमतौर पर पाइथागोरस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं, मैक्सिमम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल हैं बताओ जरा। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ADB। मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा तो आप खुद ये क्वेश्चन आगे से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और दूसरी है ADC। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या चीज़ कॉमन है सर? जो AD है वो कॉमन है, AD। तो जनरली ये क्वेश्चन पता है कैसे सोल्व होते हैं, इस ट्रायंगल के हिसाब से AD की वैल्यू निकाल दो, इस ट्रायंगल के हिसाब से AD की वैल्यू निकाल दो और इक्वेट कर दो बस, और ये सोल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व किया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको x मान लिया, इसको, ये हो गया 8 - x। ठीक है सर। इस ट्रायंगल के हिसाब से AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल के हिसाब से सर, इस ट्रायंगल के हिसाब से AD की वैल्यू हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 1 के हिसाब से, और ये मान लो ट्रायंगल नंबर 2 है। तो ट्रायंगल नंबर 1 के हिसाब से AD की वैल्यू हो जाएगी, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। इन दोनों के स्क्वायर का अगर मैं सम करूंगा, इसका स्क्वायर आएगा, इन दोनों के स्क्वायर से मिलकर, इन दोनों से मिलकर ये बनता है। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ कि AD स्क्वायर की जो वैल्यू है, मैं फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, दोनों के हिसाब से AD स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से AD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 25 - x स्क्वायर इस इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया है ना। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, लिखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा उधर हो सकता था, ऐसे में रुको एक बार, क्या डायग्राम को खिसकाया जा सकता है? आज इस सॉफ्टवेयर की अलग कैपेबिलिटीज देख। ठीक है, तो AD का स्क्वायर हो गया 25 - x स्क्वायर, और इस ट्रायंगल के हिसाब से AD स्क्वायर की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है जी 41, माइनस में इसका स्क्वायर, तो ये है 8 - x, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं माइनस कर रहा हूं तो साइन को मैं बदलता जाऊंगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर वैसे तो पॉजिटिव होता है, बट मैं नेगेटिव कर रहा हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन लगा रखा है ना। और -2a भी आना था, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि भैया माइनस कर रहा हूँ, तो -16x। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भैया, इट इम्प्लाइज दैट, क्या करूँ मैं अब, 16x को इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी सब इधर भेज देता हूँ। तो 11 में से 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, माइनस का 23 होएगा, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा जो कि हो जाएगा 48। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 - 3 5, अगर आपसे ये पूछा जाता तो, लेकिन ये पूछा नहीं गया है, आपसे पूछी गई है AD की लंबाई। तो 3 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, 3 4 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट, 90 के सामने 5 है तो 3 4 5। तो यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली याद आना चाहिए 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये था भाई 5 8 41,
5, 8, 41। तो अब जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो है हिट एंड ट्रायल। आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। यार किसी एक ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने 5 है, तो हो सकता है ये 3, 4, 5 वाली राइट एंगल ट्रायंगल हो। हिट एंड ट्रायल प्योर, क्योंकि 3, 4, 5, 5, 12, 13 ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है अभी आपको ये लगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि क्या पता 3, 4, 5 यूज हुआ हो, बट अब जैसे जैसे आगे आगे सिलेबस करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये स्ट्राइक होना ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो या तो ये 3, ये 4 और ये 5 होगा, या ये 3, ये 4, ये 5 होगा। सिंपल है। तो हिट एंड ट्रायल है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। मैं जानबूझ के गलत मान रहा हूँ पहली बार। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। अब देखो अगर ये 4 हुआ तो 8 में से 4 गया, ये पूरा 4 है, ये पूरा 8 है, सॉरी 8 में से 4 गया 4। अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये 3, ये 4, तो ये 5 होना चाहिए, तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। तो हिट एंड ट्रायल गलत हो गया। अब की बार मैं दूसरा अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने अब की बार इसको 3 माना था, तो मैंने मान लिया कि हो सकता है ये 4 हो और ये 3 हो। 3, 4, 5, आप बोलोगे जी हाँ सर। 8 में से 3 गए तो सर ये 5 आ जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, तो ये तो सर इसका स्क्वायर है 41, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आ गया। तुरंत आप उत्तर मार दोगे, एडी की लंबाई 4 है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लायक हो जाओगे। ये नहीं है कि नहीं होगे, हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, ए पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम साइड बी सी ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, वेयर ए बी इज हाइपोटेन्यूज, ए बी कर्ण है। तो आप क्या करोगे? ए बी 90 डिग्री के सामने है, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है सर। अब इसने बोला है पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम द साइड बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के बी सी से एक पॉइंट डी लिया है, ठीक है, जहां पर ए बी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा? तो ठीक है जी। और इसने क्या क्या बोल रखा है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर। ए डी को भी ले रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कन्वेंशनल तरीके से करें। मैंने कन्वेंशनल तरीके में थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट की जाएंगी, उनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। अगर 2 ट्रायंगल क्रिएट की गई हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर कोई कॉमन साइड है तो उसको इक्वेट कर दो। 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? पहली राइट एंगल ट्रायंगल है ACD, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ACB। तो इन दोनों में कौन सी साइड कॉमन है? ये AC। तो मैं यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, मैं यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और इक्वेट कर दूंगा। तो ACD में से AC स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? अगर आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो हाइपोटेन्यूज AD के स्क्वायर में से CD का स्क्वायर घटा दूंगा, क्योंकि इससे सिर्फ ACD पर फोकस करो, ACD इससे और इससे मिलकर ये बनती है। तो भैया इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगी AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये मेरे को उधर बनाने पड़ा करेंगे डायग्राम, है ना, उधर ही बनाए। इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ACB में AC के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दिया मैंने। तो एग्जामिनर ने हो सकता है यही दिया हो। तो भैया उसने क्या किया है देखना जरा आप, कहाँ पर क्या दिया है? ऐसा कुछ दिख रहा है? वो इस AC को उधर ले गया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इस BC को इधर ले आया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC AB और AC कर रखा है? नहीं कर रखा क्या? AB और CD, AB क्या मैंने गलत कर दिया क्या? मैंने अच्छा AC स्क्वायर ही घटा दिया। अद्दा यार, AC स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर होएगा और AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होएगा। चलो, तो यानी कि वो CD को इधर लाया है, हाँ ये रहा।
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी को इधर ले आया, और ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको उधर लेकर चला गया। ऑप्शन सी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? वाइट के ऊपर ये अगर ऐसा बनाते हैं तो मज़ा नहीं आता है ना। मेरे को कलर कोडिंग थोड़ी सी देखूंगा किसी दिन टाइम लगा के और बढ़िया वाली। ठीक है, क्लियर है? इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, वही मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो लेकिन उसको यहीं पर करना ठीक रहेगा, तो यहीं पर कर लेते हैं इतनी जगह पर। देखो ध्यान से मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि एग्जामिनर ने कहा क्या है। एग्जामिनर ने कहा है कि कोई रैंडम ट्रायंगल है ए बी सी, बस वो राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें उसने ऐसा कुछ खास नहीं बताया कि ए सी बी सी और ए बी की लंबाइयों का क्या रेशियो होगा, इनकी क्या लेंथ होगी, कुछ भी हो सकता है, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ओके सर। और उसने ये नहीं बताया कि पॉइंट डी इसका मिड पॉइंट है, या इसको 1:3 रेशियो में बांटता है, 2:5 रेशियो में बांटता है, बस कहीं पर भी होना चाहिए। उसने बोला पॉइंट डी बी सी पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी ही सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट कर लूंगा, यहां पर खुद के लिए क्रिएट कर लूंगा मैं ऐसी ही सिचुएशन, और ऐसी क्रिएट करूंगा जो मेरे को कैलकुलेशन में मदद करे। सर कैसे क्रिएट करोगे? मैं 3 4 5 वाली ट्रायंगल ले लूंगा। लेने को मैं 5 12 13 वाली भी ले सकता हूँ, 8 15 17 वाली भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ताकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं 3 4 5 वाली लूँगा। और यहाँ पर उसने पॉइंट डी को भी ले रखा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको 3 ले लूँ, इस पूरे को, इसको 4 ले लूँ, इसको 5 ले लूँ। ठीक है सर। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पॉइंट डी को मिड पॉइंट बना दूँ, लेकिन ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं या तो इसको 2 बना दूंगा, इसको 1 बना दूंगा, इसको 1 बना दूंगा, इसको 2 बना दूंगा, या फिर मेरा दिल करेगा मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, इसको 3 ले लूँ, इसको 4 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, 3 और 1 4, इसको 3 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ। अब कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। आपने बस उसकी कंडीशंस को वॉयलेट किए बिना एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। क्या मैंने कर दी कि नहीं? एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पॉइंट डी को ले लूं बीसी के ऊपर, तो बताओ कौन सा थ्योरम सच होगा। जैसे अलजेब्रा में हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, तो यहां पर भी मैं इन सिचुएशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा, मैंने वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करी, मैं देख रहा हूं कौन सा ठीक होगा, बस। तो कुछ भी आप वैल्यू पुट कर लो, मैंने उसकी सारी बात मानी। मैंने ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल माना 3 4 5 ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल होना पड़ेगा। एंगल सी को 90 माना, मैंने डी को बी सी के ऊपर माना। तो सर आपने तो मिड पॉइंट ले लिया, चाहे मैं कहीं पर भी लूँ, उसने बोला कहीं पर भी ले लो, मैंने ले लिया, कहीं पर भी ले लो, 1 3 कर लो। अब मैं देखूंगा कौन सा सच है। तो वो बोल रहा है ए बी का स्क्वायर, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं भाई। देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी की लंबाई 5 है, तो ये हो जाएगा 25, प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी की लंबाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में देख लो, ए सी डी में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ए डी की लंबाई हो जाएगी √13, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 13। या इनका सम 26 है क्या? नहीं सर 34 है, काट दो, नहीं होएगा। अगले को चेक करते हैं, सी डी का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, देखते रहो यहाँ पर, बी डी का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर 13 है, गलत। ए बी का स्क्वायर जो कि है 25 प्लस सी डी का स्क्वायर जो कि है 4 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 4 है तो 16 प्लस ए डी का स्क्वायर जो है कि है 13 29। तो ये है सर ठीक। अगला भी गलत होएगा, चेक करोगे तो दिस विल बी द आंसर। सर अगर अगला भी ठीक निकला है तो ये 2 और 2 की जगह वैल्यू खिसका लेना, 1 और 3, और फिर उन्हीं को चेक करना जो कटे नहीं है, जो सेटिस्फाई किए हैं। जो कट चुके हैं उनको मत करना वैल्यू चेंज करके, बस। लेकिन सर हमें तो यही तरीका अच्छा लगा, ये तो कितना कैलकुलेटिव हो गया।
ये इस क्वेश्चन में अच्छा लगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप इतना इजीली कर पाओगे, उनमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये अच्छा लगेगा। कैसे? ये देखो आया हुआ क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, तो उसने बोला है कि एंगल B 90 है भाई, ठीक है। इफ पॉइंट D एंड E आर ऑन साइड BC, तो साइड BC के ऊपर पॉइंट D और E है, सच दैट BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। BD DE EC बराबर है, यानी कि BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC, ये तीनों बराबर हैं, ठीक है भाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है? तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 5AE स्क्वायर AE, यानी कि ये वाली लेंथ उसने ले ली, फिर 2AC, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं 3AD, कितना गंदा सा है। तो यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गई हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABE, बताओ हुई कि नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इन तीनों के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनानी पड़ेगी, इन तीनों को बराबर लेना पड़ेगा। सपोज ये भी x ले लिया, ये भी x ले लिया, ये भी x ले लिया, फिर x को मैं एलिमिनेट कर दूंगा किसी न किसी तरीके से, फिर कोई ना कोई रिलेशन निकल आएगी। ऐसे तो वो कल को बोल देगा कि भैया यहाँ पर 4 लाइनें हैं, तो ऐसे कैसे बोल देगा, बोल रखा है उसने, देखो। परसों को बोल देगा यहाँ पर 5 पॉइंट हैं और उनमें से 2 बराबर हैं, 3 बराबर हैं, ऐसे। तो फिर यहाँ पर हम ये चीज़ें रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम वही जैसी भी वो सिचुएशन बोल रहा है हम क्रिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो मैं इसको 3 4 5 वाली ट्रायंगल मान लूँगा, मैं एक भी कंडीशन वॉयलेट नहीं करूँगा। 3 4 5, मैंने यहाँ पर 3 क्यों माना, क्योंकि ये 3 टुकड़ों में बटा है, ताकि 1 1 1 हो जाए। अगर ये 4 टुकड़ों में बटा होता सर, तो मैं इसको 4 मान लेता, 3 4 5। अगर सर ये 5 टुकड़ों में बटा हुआ था, तो यहाँ पर 5 मानते। नहीं पगले, रुलाएगा क्या, 5 12 13 मान लेंगे। या फिर 3 4 5 को हर एक को 5 गुना कर लूँगा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बहुत सारे तरीके हैं, हो जाएगा, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे पूरी ज्योमेट्री के अंदर जब देखे हुए आप। तो मैंने सेम कंडीशन क्रिएट कर ली जो उसने कहा, तो अब मैं देखता हूँ कौन सा ट्रू है। 5 इंटू AE का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, AE कौन सी ट्रायंगल में है, ABE, ABE। तो ये होएगा AE का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू ही लिख देता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट, क्योंकि बार बार यूज होएगी। 16, 4 का स्क्वायर 16 और एक 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट 20 है इसकी वैल्यू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर। तो मैं AC की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 3 इंटू AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू मैं लिख देता हूँ भाई, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 17। इसका स्क्वायर 17 हो जाएगा, अंडर रूट 17 है ना इसकी वैल्यू AD की, तो इसका स्क्वायर 17, तो 17 3 51, तो 25 दूनी 50 और 51 101 होता है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी। 8 इंटू AE का स्क्वायर। अब आपको AE का स्क्वायर सीधा सीधा नजर आ रहा है 20, तो 20 8 160 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 25 5 125 प्लस में AD का स्क्वायर 17 ये 51, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं हो रहा, ठीक है। AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर है ब्रो 20 20 8 160 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर 25 ये 75, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं बस। AD का स्क्वायर 17 5 85 और 7 15 150, बिल्कुल ठीक है। D भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जनरली ये मतलब 99% क्वेश्चन पहले वैल्यू पुटिंग करोगे उसी में कट जाएंगे। एक आधा रेयर आ गया जो नहीं कट रहा, तो मैं 3 4 5 की जगह अलग वैल्यू रख लूँगा और फिर सिर्फ उनको चेक कर लूँगा जो सेटिस्फाई कर रहे थे, उनमें से एक को फिर एलिमिनेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी मन कर रहा होगा कि मैं भी ऐसे ही एक क्वेश्चन को रगड़ पाऊँ, मतलब कि आप भी ऐसे एक क्वेश्चन को करें, तब आपको शांति मिलेगी। एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, इसको ट्राई करो।
ट्राई करने के बाद भी ना हो तो टेंशन मत लेना, मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा फिर ट्राई करना, ठीक है। तो ये करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। एक बार तो मुझे लग रहा है आप ट्राई कर चुके होंगे कि भाई यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होंगे, दिख रही होंगी ए बी, फिर ये ए बी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये वहीं से लिया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल सी से। सी इन्होंने यूज नहीं कर रखा, कोई नहीं, ठीक है। ये ए बी सी क्या है, ये वो है। अब एक बार फिर से ट्राई करो, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अब शायद मैं कर दूंगा। अब मैं बता रहा हूँ भाई, दिस साइड बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एंगल ए बी सी 90 है, साइड बी सी को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ये पी क्यू आर, ये चारों हिस्से बराबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है, इफ ए पी का स्क्वायर, ये ए पी है, अगर इसका स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अब ये b क्या है, b है एंगल b के सामने वाली साइड, ये इसकी लंबाई है जी b, इज इक्वल टू 3ac का स्क्वायर, ऐसे बोलना चाह रहा है, प्लस 17 इंटू एन इंटू ए का स्क्वायर। ए क्या है, एंगल ए के सामने वाली साइड, ये बड़ी ट्रायंगल में एंगल ए के सामने वाली, इज इक्वल टू 17 एन इंटू बी सी का स्क्वायर। तो आप एन की वैल्यू बताओ, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको सर वैसे किया नहीं जा सकता, कन्वेंशनल तरीके से किया जा सकता है, किया भी है, बट वो अननेसेसरीली लेंदी पड़ जाएगा। अपने एग्जाम के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है वो, अपने एग्जाम के हिसाब से है कि यहाँ पर मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँ, तो मैं मन ही मन में 3 4 5 वाली सिचुएशन मान चुका हूँ। मैंने इसकी लंबाई मान ली 3, तो इसकी लंबाई हो जाएगी जी, ए की वैल्यू हो गई 4। मैंने इसको 4 क्यों माना समझ गए होगे, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में है, ये लो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 5, खत्म। अब वो जहाँ पर भी कहेगा मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। उसने बार बार ए पी ए क्यू ए आर बार बार क्या यहाँ पर जिक्र कर रखा है, तो मैं इनकी लंबाई भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब इस ए पी की लंबाई क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, अंडर रूट 10। इसकी लंबाई क्या है, इस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, मैं ए क्यू की बात कर रहा हूँ, ए क्यू इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 9 और इस 2 का स्क्वायर 13, 9 और 4 13, अंडर रूट 13। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी भाई, 3 का स्क्वायर 9 और ये पूरे 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 रूट 2, या फिर अंडर रूट 18 मान लो, 9 और 9 18, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया ना डायग्राम, इतना तो समझ ही लोगे, ठीक है। तो करें फिर, वैल्यू पुट कर दूं मैं, ए पी का स्क्वायर यानी कि 10, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये ना होगी जगह चाहिए हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 10 प्लस ए क्यू का स्क्वायर है भैया 13, क्योंकि मैं ए क्यू की वैल्यू लिख चुका हूँ, सीधा स्क्वायर मार दूंगा, प्लस ए आर का स्क्वायर है भाई 18, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 इंटू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 5, तो 25 थी 75, प्लस 17 एन इंटू में ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर मुझे बतानी है एन की वैल्यू, ठीक है, बता देंगे। तो इस 75 को मैं इधर लाना चाह रहा हूँ, ये सारा कितना हो गया भाई, 1 2 3 30 और 11 41। अगर मैं इस 75 को इधर लाऊंगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, माइनस का 34 इक्वल टू 17 एन इंटू 16, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। देयर फॉर एन इज इक्वल टू -2/16 यानी कि -1/8, खत्म कहानी।
द कहानी इज खत्म, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो आगे से ऐसे क्वेश्चन से डरोगे, वो ऐसा क्वेश्चन कितना भी, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आज तक आया है इस टाइप का, तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे हम कर देंगे, हम नहीं डरने वाले। एग्जामिनर चाह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हम लगाएंगे, बट इन वैल्यूज के ऊपर लगाएंगे, ऐसे गंदे तरीके से नहीं लगाएंगे, है ना? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ अब। आगे बढ़ने से पहले, जैसे अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनके अंदर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा ये वाला रिजल्ट याद कर लो, तो गलत बात है, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। बट कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो याद करना हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ ऐसे रिजल्ट हैं वो कर लेते हैं भाई। देखो, एक रिजल्ट है, उसको मैं आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सर ने रिजल्ट बताया था, पाइथा रिजल्ट। क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वो वाला वर्टेक्स है जो 90 डिग्री का एंगल है, जहां पर इसके अलावा वाले जो दो वर्टेक्स है वहां से अगर मैं एक काम करूं कि मैं ऐसे कहीं पर भी एक लाइन खींच दी मैंने और इसको मैंने बोल दिया पी, 90 डिग्री का एंगल जहां पर है उससे दूसरे वर्टेक्स है, और यहां से एक लाइन खींच दी कहीं पर भी और इसको मैंने बोल दिया क्यू, तो यहां पर एक रिजल्ट ट्रू है। क्या है वो? कि ए पी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये है रिजल्ट। आपके मन में ये हमेशा के लिए समा जाएगा, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे? सुनो, थोड़ी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर राइट एंगल है यहाँ पर। एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है सबसे छोटी वाली क्यू बी पी। आप बोलोगे जी हाँ सर, मैंने जब ए पी को खींचा तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ए बी पी। आप बोलोगे ठीक है सर। जब मैंने सी क्यू को खींचा तो बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री को कैद कर दो एक लाइन खींच के, तो जो भी लाइन आप खींचोगे 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, तो सी बी क्यू। ठीक है सर। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं और इनके 4 हाइपोटेन्यूज है। अच्छा सर, कौन कौन से? देखो, ये बिगेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, बिगेस्ट। सबसे बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी। सबसे छोटी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ये स्मॉलेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों मीडियम साइज की राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी है पी बी क्यू, इसकी दोनों साइड छोटी हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ये सबसे बड़ी वाली है। तो सबसे बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज क्या है? वहां पर देखो ए बी सी का, सर ए सी। सबसे छोटी वाली का हाइपोटेन्यूज क्या है? आप बोलोगे सर सबसे छोटी वाली का पी क्यू। ठीक है, अब ए बी पी का हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी पी का, सर ए पी। और सी बी क्यू का हाइपोटेन्यूज क्या है? सर सी क्यू। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने रिजल्ट बताया है ये 4 हाइपोटेन्यूज की रिलेशन है, 4 कर्ण के बीच में संबंध है। एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, उसके अंदर मैंने 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से एक लाइन खींच दी, तो ये जब मैं लाइन खींच रहा हूं तो ये एक हाइपोटेन्यूज ही तो है ट्रायंगल ए बी पी का। फिर मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, एक और राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगी जिसका हाइपोटेन्यूज कर्ण ये है, और एक तो सबसे बड़ी वाली जो ट्रायंगल पहले थी उसका हाइपोटेन्यूज तो है ही है। अब एक छोटे इन पॉइंटों के कारण अगर मैं इनको मिला दूं तो एक छोटी ट्रायंगल भी बन जाएगी जिसका ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 बंदे हैं, एक सबसे तगड़ा है, ये बेस्ट है मेरी तरह है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है ये, एक दूसरा बंदा सेकंड पोजीशन पे, एक बंदा थर्ड पोजीशन पे, एक बंदा फोर्थ पोजीशन पे, सबसे कमजोर है आपकी तरह है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपने इनमें से 2 टीम बनानी है। 2 टीम, मान लो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं,
ये सबसे बेस्ट खेलता है, ये सबसे गंदा खेलता है, ये बीच में खेलते हैं। मैं बोल रहा हूँ 2 टीम बनानी है, एक टीम में 2 बंदे होंगे, ऐसी टीम बनानी है जिनमें कंपटीशन हो। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड की टीम बना दोगे तो इनको बुरी तरह से देकर मारेंगे। फर्स्ट और थर्ड की बना दोगे तो भी स्ट्रॉन्ग ही रह जाएगी। तो अगर बराबर की टीम बनानी है तो सेकंड और थर्ड वाले की एक टीम बना दो और फर्स्ट और फोर्थ वाले की एक टीम बना दो। ऐसा ही यहां पर हुआ है दोस्त। क्या हुआ है देखो, सबसे बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो कि है AC स्क्वायर, यहां पर मान लो AC स्क्वायर, फिर सबसे छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो कि है PQ स्क्वायर। आप बोलोगे जी हाँ सर, दैट इज इक्वल टू बीच वाले 2 हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैंने सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज लिया, फिर सबसे छोटा, एक टीम में ये दोनों हो गए, और जो मीडियम वाले हैं वो एक टीम में हो गए, AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो क्या अब आपको आगे से याद रहेगा? और अभी भी याद करवाना खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। देखो मैं PB को ऐसे मान लेता हूं, ये स्मॉलर वाली साइड है S1, ठीक है, और BQ को मान लेता हूं S2, और इसको मैं मान लेता हूं लार्जर वाली साइड L1 BC को, और इसको मैं मान लेता हूं लार्जर वाली साइड L2। अब मुझे एक बात बताओ कि AC के स्क्वायर के अंदर क्या क्या आएगा? AC का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये पूरी लंबाई मैंने L2 मान ली, ये पूरी लंबाई L1 मान ली, तो आप बोलोगे सर L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। अगर मैं AC के स्क्वायर की बात करूँ तो ठीक है। अगर मैं PQ के स्क्वायर की, मैं इनके स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं PQ के स्क्वायर की बात करूँ तो सर S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। अगर मैं AP की बात करूँ, AP की लंबाई सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि L2 प्लस S1 का स्क्वायर। और CQ की अगर मैं लंबाई की बात करूँ CQ स्क्वायर, तो सर S2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। अगर आप सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग करते हो और 2 मीडियम वालों का योग जोड़ करते हो तो देखो यहाँ पर भी S1 S2 L1 L2 आ गए, यहाँ पर भी S1 S2 L1 L2। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। तो क्या अब आपको आगे से ध्यान रहेगा? अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं इसलिए इतना याद करवा रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं ब्रो, बताओ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल B 90 है। यहाँ पर एग्जामिनर ने वही काम किया है, C से कोई लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, A से कोई लाइन खींच दी ऐसे, तो ये 2 मीडियम लेवल के वो हो गए हाइपोटेन्यूज क्रिएट, और एक ये लाइन है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक जो सबसे तगड़ा है वो, एक जो सबसे कमज़ोर है वो, उनकी एक टीम बनेगी, यानी कि AC का स्क्वायर सबसे तगड़ा सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज PQ का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं होएगा, AQ प्लस CP इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या हम इसको एग्जाम में प्रूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट याद होना चाहिए, रिक्वायरमेंट अपने एग्जाम की। आगे बढ़ रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। दिस क्वेश्चन इज ए आया हुआ क्वेश्चन। Point P and Q are on the side AB and BC respectively of a triangle ABC. Right angled at B. तो P और Q कहाँ पर है? AB पर P है और BC पर Q है। राइट एंगल एट B, इफ AQ इज इक्वल टू 11, AQ की लंबाई उसने बता दी कि भैया ये तो 11 है, एंड PC इज इक्वल टू 8, इसकी लंबाई उसने बता दी कि ये तो 8 है, और उसने बता दी हमें AC की लंबाई कि ये जो है ये 13 है, और वो हमसे पूछ रहा है PQ की लंबाई बता दो ये क्या है। सेम सिचुएशन होगी कि नहीं होगी? तो मैं क्या करूँगा कि PQ सबसे छोटे वाला हाइपोटेन्यूज है, PQ का स्क्वायर प्लस इसके साथ टीम बनेगी सबसे बड़े वाले हाइपोटेन्यूज AC की प्लस 169 इज इक्वल टू जो 2 बीच वाले हैं, ये 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64। खत्म बात, करते हैं भाई काटा पीटी।
169 है, यहाँ पर 100 है, 100 से मैंने 100 काट दिया, ऐसे काट सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो 64 से मैं 64 काट देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब ये 5 वहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 21 में से 5 गए 16, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 4। ये मतलब बोला सर आपने प्लस माइनस नहीं किया, लंबाई नेगेटिव में नहीं होती है ना। आगे बढ़ूँ, point M and N are on the sides PQ and QR of a triangle PQR right angled at Q। तो ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल्ड एट Q है, M और N पॉइंट है PQ और QR पर। PQ पर है जी M, QR पर है मेरे भाई N। PN इज इक्वल टू 9, दिस PN दिस इज इक्वल टू 9 एंड MR इज इक्वल टू 7। ठीक है, MN दिस इज इक्वल टू 3। इसकी लंबाई ये पूछ रहा होगा आपसे, PR की लंबाई। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, उनमें से मैंने 2 ले लिए। अब ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन करवा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ गए है ना। 3 क्वेश्चन करवा दिए, कंसेप्ट अच्छे से करवा दिया। ठीक है, तो सबसे बड़े वाला उसने पूछ लिया, तो सबसे बड़े वाले की जोड़ी बनती है सबसे छोटे वाले के साथ, MN के साथ। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 से 9 काट दूँ तो यानी कि ये 40 आ जाएगा, ये नहीं है कि 4 बच जाएगा। 80 और 40 121, PR का स्क्वायर 121 है, किसका स्क्वायर होता है जी 121? सर 11 का। ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊँ, ये करो, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90। ठीक है भाई, एंगल C 90 है, तो ये लो। पॉइंट P एंड Q आर ऑन द साइड्स AC एंड BC। AC के ऊपर P है, BC के ऊपर Q है, सच दैट AP इज टू PC। AP और PC का जो रेशियो है वो BQ और QC का रेशियो है, और वो 1:2 है, यानी कि AP इज टू PC भी 1:2 है और BQ इज टू QC भी 1:2 है। ठीक है भाई, तो AP इज टू PC 1:2 है, तो ये मैंने x मान लिया, ये 2x हो गया, और BQ इज टू QC ये भी 1:2 है, तो ये मैंने y मान लिया, ये 2y हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AQ तो ये है, BP ये है, तो आप समझ ही गए होगे बात कहाँ पर जा रही है। तो AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, दो बीच वाले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस कंडीशन में सबसे बड़े वाला और सबसे छोटे वाले के स्क्वायर के बराबर होता है ना। दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, और नीचे अपने पास है AB का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। वैसे ये वैल्यूज हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे ना। जो AQ का स्क्वायर है, AQ का स्क्वायर वो क्या होएगा? ट्रायंगल ACQ में देखो, ट्रायंगल ACQ में AQ का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2x, 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब डायरेक्टली पुट कर सकते थे, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। देखो AQ का स्क्वायर, AQ पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रायंगल ACQ में AQ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2x, ये पूरी हो गई 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। तो ट्रायंगल BCP के अंदर BP का स्क्वायर हो जाएगा पूरा BC का स्क्वायर यानी कि 2y प्लस y, पूरी लंबाई 3y है, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस में ये लंबाई है 2x, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर। ए बी तो बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी ए सी बी। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर यानी कि 2y प्लस वाई 3y का स्क्वायर यानी कि 9y का स्क्वायर। ठीक है, तो 9x प्लस 4x 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अगर आप ऊपर 13 कॉमन ले लो, नीचे 9 कॉमन ले लो, तो दोनों जगह ये आ जाएगा भाई। तो 13/9 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो, जैसे सपोज हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि सर उसने हमें ये बोला है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर पॉइंट P कुछ इस तरीके से है कि इसका और इसका रेशियो 1:2 है, और इसका और इसका रेशियो भी 1:2 है। तो 1:2 रेशियो का क्या मतलब है, पूरी लाइन की लंबाई है 3 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये। तो क्यों ना हम 3 4 5 का 3 गुना वाला ट्रिपलेट यूज़ कर लें। तो 3 का 3 गुना 9 मैंने इसको मान लिया, और 4 का 3 गुना 12 मैंने इसको मान लिया, इस पूरे को, और 5 का 3 गुना 15 मैंने इसको मान लिया। सर आपने ऐसे क्यों माना, ताकि मैं इसको 1:2 रेशियो में तोड़ पाऊँ। तो 9 को अगर 1:2 रेशियो में तोड़ोगे तो 3 और 6, 12 को तोड़ोगे तो 4 और 8। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो अब कर लो। अब क्या करोगे, अब यहाँ से जो भी वैल्यू वो पूछ रहा है ए क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से ए क्यू का स्क्वायर निकाल के दे दो उसको, 12 और 6 के ऊपर लगा के। बी पी का स्क्वायर निकाल के दे दो यहाँ से, और जो भी उत्तर आना है वो आ जाएगा। जस्ट ये स्किल सिखा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा मैं हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, दोनों आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। इस लेक्चर में क्वेश्चन कम हुए हैं ना, कोई नहीं, प्लेन ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे ही स्लो होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो भाई टाइम तो लगता ही है। आगे देखो, ए लैडर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक लैडर जो है एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, यानी कि एक दीवार के सहारे खड़ी है। ऐसे दीवारों को हम हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है, ए टॉप ऑफ लैडर इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। सीडी ऐसे लगती है हमेशा, तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है, तो ये लंबाई 8 है। व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूव्ड 2 मीटर फर्दर फ्रॉम द वॉल। अगर इसके बॉटम को हम 2 मीटर इधर खिसका दें, इसको ऐसे पकड़ के इधर खिसका दें इसको, द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द फुट ऑफ द वॉल। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये अपनी लैडर है, सपोज ऐसे थी ये, जब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के, सपोज ये बी है, तो इस बी को पकड़ के मैं यहाँ पर लेकर गया बी डैश है, तो ये लैडर यहाँ से लेकर ऐसे बिल्कुल यहाँ तक इसका टॉप आ गया, ऐसे लेट गई। आपको ठीक दिख रही है? हाँ जी, जब मैं इसको पकड़ के लेकर गया तो ये जो सिरा है ये यहाँ पर आके पड़ गया। ठीक है जी, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। तो लैडर की लंबाई क्या है वो हमने बताना है, तो हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी लंबाई ए मान लूँ, बी से लेकर सी तक की लंबाई ए मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी से बी डैश तक ये हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने 2 मीटर इधर सरकाया है। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी सर a+2। ये पूरी क्या है, लैडर की लंबाई है, ये भी लैडर की लंबाई है, तो ये भी a+2 है। भाई अगर ये a है, ये 2 है, लैडर को मैंने यहाँ से 2 मीटर आगे खिसकाया था, पूरी लैडर की लंबाई क्या है, a+2। ये भी लैडर की ही लंबाई है, तो ये भी a+2। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
या फिर आप एक और काम कर सकते हो, कोई ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या कि जिसके अंदर 8 है? सर 8 तो 3 4 5 में भी है, 4 का डबल 8, 3 4 5 का डबल करो, 6 8 10। तो अगर ये 8 होगा तो ये 6 होगा, ये 10 होगा। लेकिन सर इस a और a+2 इनमें सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए, इधर तो 4 का है। कोई और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें 8 है और 2 का गैप हो चीज़ों में? हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, 8 15 17, 15 और 17 में 2 का गैप, 8 15 17, सिंपल। उसने क्या पूछा? लेंथ ऑफ द लेटर 17 आ जाएगी, खत्म। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का ये फायदा होगा। अदरवाइज आप कैसे करोगे? अदरवाइज आप ऐसे करोगे कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होते हैं तो थ्योरम ही नहीं लगाना पड़ता। अदरवाइज हम ये करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है तो a+2 का होल स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो याद होना बढ़िया बात है, अदरवाइज ये नहीं है कि याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं निकलेंगे, देर से निकलेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। इट इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 15, लेडर की लंबाई a+2 है यानी कि 17। ठीक, आगे बढ़ता हूँ भाई, ये बताओ A ladder 6.5 मीटर लॉन्ग इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक वॉल है, इसके अगेंस्ट एक लैडर खड़ी है 6.5 मीटर लॉन्ग। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द लैडर एंड वॉल इज 5.2। तो बेस ऑफ द लैडर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5.2 है। ठीक है, लैडर की जो लंबाई है वो 6.5 है। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली ये निकाल सकते हो ए बी की लंबाई। सर इजीली कैसे निकालेंगे? एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ 52 और 65 को देखो, इनको देखकर क्या याद आ रहा है? 13 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 3 4 5, 4 और 5 तो आ गई, ये 3 होगा तो 13 3 39 होगा। लेकिन आप डेसिमल को भूल गए थे तो अब लगा दो। ठीक है, बिना पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट किए हम ये लगा सकते हैं, इसीलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूजफुल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, याद रखने हैं वो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या बोल रहे हैं। इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर नाउ स्लिप्स बाई 1.4 मीटर, अगर ये टॉप है ये 1.4 मीटर खिसक जाए, यानी कि ये टॉप यहाँ पर हो जाए, तो इस बॉटम को भी आगे खिसकना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी A', टॉप नीचे खिसक गया, बॉटम इधर खिसक गया C', ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है जी, तो ये कितना खिसका है? ये खिसका है 1.4 मीटर, तो ये पूरा था 3.9। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो गया? 3.9 माइनस 1.4, 2.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और लैडर की लंबाई क्या है? लैडर की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 थी, तो ये भी 6.5 ही रहेगी। अब इनको देखो, कुछ देखकर याद आ रहा है? मान लो याद नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आप इनको काट सकते हो तो काट दो। मैं अलग जगह लिखकर काट रहा हूँ, आप वहीं पर काट देना, मैं ताकि डायग्राम साफ साफ रहे इसलिए काट रहा हूँ अलग जगह। तो 2.5 6.5, डेसिमल को तो भूल ही जाओ भाई, 5 से मैंने कर दिया, 5 5 25, 5 से 13 पर। सर 5 और 13 है तो 5 12 13 वाला है। अब आपने 5 से काटा था तो ध्यान रखना 5 से गुणा कर देना जिससे भी काटा है। डेसिमल मैंने इग्नोर कर दिया था, अब मैं लगा देता हूँ, तो 6.0, तो ये पूरा 6.0 होना चाहिए। तो फिर ये क्या होगा? 6.0 माइनस 5.2, 0.8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं, मज़ा आएगा आपको करके। वैल्यूज़ वही यूज़ हो गई हैं, 0.8 शायद, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन की मदद मत लेना यार, ये सॉल्व करना मकसद नहीं है, सीखना मकसद है। ए लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, ठीक है भाई, एंड इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। इसका जो बॉटम है वो 2.5 मीटर अवे है वॉल से।
इफ़ इट स्लिप्स 0 पॉइंट, अच्छा अलग है, पिछली बार क्या हुआ था यहाँ पर 0.8 मीटर का, इसी सिचुएशन को ऐसे वर्टिकल करके दे रखा है शायद। चलो, इफ़ इट स्लिप्स 0.8 मीटर डाउन, यहाँ से अगर ये 0.8 यानी कि ए डैश ये 0.8 मीटर स्लिप हो गई तो बॉटम दूर हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया सी डैश। देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाई 1.4, तो इसका बॉटम वॉल से 1.4 मीटर दूर खिसक जाएगा। 1.4 और 0.8 सेम सिचुएशन को वर्टिकल करके दे दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता सकता हूँ इसके और इसके बीच के रिलेशन का, बट उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। करें फिर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेडर की लंबाई हमने बतानी है, यानी कि ए डैश सी डैश बता दो या ए सी बता दो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से करवाऊँ या फिर मैं एक इसको हिट एंड ट्रायल से करवाऊँ कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो तो हम कैसे कर पाएंगे, दोनों तरीके बताऊँगा, ठीक है। पहले कन्वेंशनल वाला बता देता हूँ फिर दूसरा आगे बताएंगे। तो उसने क्या क्या दिया है, ये 2.5 है, ये 1.4 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा हो जाएगा 3.9, ठीक है। ये 0.8 हो गया, ये मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा बताओ, मैंने आपको क्या बता रखा है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कि भैया दो राइट एंगल ट्रायंगल उसने दे दी, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं कि नहीं, एक तो है ए बी सी वाली, एक है ए डैश बी सी डैश वाली, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड कॉमन होगी। पहले क्या होता था, परपेंडिकुलर या बेस कॉमन हो जाता था, अब की बार हाइपोटेन्यूज कॉमन है दोनों में, तो दोनों से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल कर इक्वेट कर देना, ठीक है। मैं बस कर क्या रहा हूं, मैं ए डैश सी डैश के होल स्क्वायर को इक्वेट कर रहा हूं ए सी के होल स्क्वायर। तो मैं ए डैश बी को मैंने मान लिया एक्स, ताकि ए डैश बी ना लिखना पड़े। अब काम खत्म करते हैं, तो ए डैश सी डैश इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ए डैश बी सी डैश के अंदर ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लंबाई क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3.9 का स्क्वायर। 3.9 का स्क्वायर क्या होगा भाई, क्या कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्या, कर लेते हैं भाई। मैं सोच रहा था वैसे ही काम चल जाए, 11 का मैंने 1521 ही है शायद इसका, मैं सोच रहा था काट पीट के काम चल जाए, देखते हैं क्या पता बाद में चल भी जाए, सिखा दूंगा चल रहा होगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 0.8 का स्क्वायर। तो क्या सर हम एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे भाई, ऐसे सीख लो, ठीक है। दूसरा तरीका ही बता दो, एक्स प्लस 0.8 इस पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और 2.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6.25। तो भैया ये स्क्वायर सोल्व ही करना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये कट गया, इट इम्प्लाइज दैट, तो 1.6x इधर है, तो मैं सारे माल को इधर ले आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम होगा, इसमें से काटेंगे, काट देते हैं, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 6 गए 8, तो 8.32 इज इक्वल टू 1.6x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटा पीटी करते हैं, 1.6 को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो 1 0 नीचे आ जाएगी, ये x की वैल्यू है भाई, ठीक है। 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 5 80, 16 दूनी 32, तो 5.2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5.2। तो अगर x की वैल्यू 5.2 आ गई, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो, ए डैश बी सी डैश, ये 3.9 है, ये 5.2 है, तो पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए, भूल गए, 13 3 39, 13 चौके 52, 3 4 5, ये 5 होएगा, तो 13 5 65, पॉइंट को भूल गए थे ना, वो पॉइंट लगा दो, आंसर इज 6.5, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बोल रहा था अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत ही अच्छे से याद हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हिट एंड ट्रायल मारना हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही वो आएगा। उसने हमें ये बोला था कि यहाँ से 0.4 फिसल गई, तो 1.8 मीटर ये फिसल गया, ठीक है।
और उसने हमें क्या बताया था एग्जामिनर ने कि ये 2 पॉइंट, अच्छा ये 1.4 था, ये 2.5 है, ठीक है। और क्या बताए रहे, या ये मैंने 2.5 निकाला था, 2.5 उसने बताया था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लंबाई क्या है। देखो तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ये 3.9 है, ठीक है, 13 का मल्टीपल है। तो अब लैडर की लंबाई निकालनी है मुझे, तो अब यहाँ पर मैं ऑप्शन ही यूज़ करूँगा, ये 13 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 × 13 है ये। तो या तो ये किसी ट्रायंगल के अंदर 5, 12, 13 वाला होगा, बट ये 13 हो नहीं सकता क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 13 होता है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो ये पक्का 3, 4, 5 वाले ट्रिपलेट में होने के इसके चांसेस है। पक्का तो हम नहीं कह सकते, खैर हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं कि 3, तो 3 × 13, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो भी 13 इंटू समथिंग होगा। तो मैं हिट एंड ट्रायल से चेक करूंगा कि 13 इंटू समथिंग क्या है, 6.5। तो अब मैं इसको चेक करूंगा कि जो हाइपोटेन्यूज है, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल जिसके अंदर ये लंबाई है बी सी, ए डैश बी सी डैश की, अगर ये 6.5 है तो 13 तीये 13 पंजे, तो 13 चौके 52 होएगा। अब मैं दूसरी ट्रायंगल को वेरीफाई करूंगा कि बिकॉज ये लैडर की लंबाई है तो इसमें भी लैडर की लंबाई 6.5 होएगी। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो देखते हैं। तो इसमें ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5.2 + 0.4, 5.6। सही कर रहा हूँ क्या मैं, 13 तीये 13 चौके 13 पंजे, 5.6 होएगी। यार वो 0.8 है, मैंने क्या कर रखा है, वही मैं सोचूं कि अब फिर अटक गई बात। पॉइंट 8, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 6.0 मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी सी के अंदर ये 25 है, ये 60 है, ये 65 है, तो पाँचू पाँचू 25, 5 × 12 60, 5 13, 5 12 13, ये भी फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 6.5 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें हिट एंड ट्रायल से हमें ऐसे करना था, और ये कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट की बात नहीं है, बिलीव मी, एक बार कोर्स कर लो आप इस एक्सपर्टीज पर पहुंच जाओगे, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बहुत बार यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये देखो इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज। थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मान लो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वो ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, यानी कि ए बी, इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लेता हूँ बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर इनटू बेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड यानी कि एच के स्क्वायर का हाफ मीन्स द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा था कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का हाफ है इनका प्रोडक्ट, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 2pb इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या कर सकते हैं आगे बताओ, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने वही चीज यहां पर रख दी। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको उधर ले गया, p माइनस बी 0 आ गया, यानी कि p इज इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, इनमें से किसी भी एक एक्यूट एंगल का मेजर बताओ। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी तो दोनों एंगल बराबर हो गए, 180 में से 90 तो यहाँ आ गया, तो बाकी के 90 यहाँ पर 45 45 पड़ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है।
क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी 90 है भाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एंगल ए सी डी के बारे में बताओ, एंगल ए सी डी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसको देख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो गिवन है उसके ऊपर नज़र मारें, गिवन है ये, अगर ये 90 ये गिवन है तो इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि भैया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जी हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर ये पुट करता हूँ तो मेरे सामने ये निकल कर आया कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, की और ये तीनों एक ट्रायंगल की साइड हैं, देखो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ऐसा किस में होता है? ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, पाइथागोरस थ्योरम में। यानी कि ये ए डी जो है ये हाइपोटेन्यूज की जगह है, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज की जगह है यानी कि इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होएगा, 90 डिग्री का होएगा। इसीलिए इन्होंने इसको पूछा है, ये वाला बताओ, ठीक है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमें पता नहीं ये राइट एंगल है कि नहीं, पर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है, यानी कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी कि ये राइट एंगल है अगर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। और जिस साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम बराबर है वो हाइपोटेन्यूज है और उसके ऑपोजिट में 90 डिग्री होगा, यानी कि इसके ऑपोजिट में 90 होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई। Twelve sticks, each of length 1 unit, are used to form a right angle triangle. The area of the triangle is. तो उसने बोला 12 स्टिक्स, 12 स्टिक्स का क्या मतलब है? वो ये कहना चाह रहा है, ऐसे मान लो ये पेन है मेरे पास, ऐसी ऐसी 12 स्टिक है, इससे उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इंटीजर्स में रखना चाह रहा है वो चीज़ों को, क्योंकि 12 स्टिक्स हैं तो ऐसा करना चाह रहा है कि 2 स्टिक्स तो यहाँ पर होगी, ऐसे कुछ स्टिक्स यहाँ पर होगी, कुछ स्टिक्स यहाँ पर हो गई, ऐसे ऐसे करके वो ट्रायंगल बनाना चाह रहा है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पर 8 ही स्टिक हुई है, तो उसने स्टिक इसलिए दिए ताकि आप स्टिक को तोड़ो नहीं, इंटीजर में रखो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और 12 स्टिक हैं। 12 स्टिक का क्या मतलब है कि सारी जो भी साइड्स हैं उनकी लंबाइयों का सम 12 है, इंटीजर में है सारी लंबाइयाँ, तो इंटीजर में लंबाइयाँ हैं सारी और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो तो सारी मैंने आपको याद करवा रखी हैं, मैंने आपको 100 तक की याद करवा रखी हैं, सारी सारी याद करवा रखी है मैंने आपको, जो भी रिक्वायर्ड हैं। बताओ क्या बोलते हैं उनको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिनका सम 12 है, वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे छोटे वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट उठाओ, 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12। सर इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मतलब एग्जामिनर इतना स्ट्रांगली चाहता है कि आप इनको याद करो, ठीक है। तो वो 3 4 5 वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। उसने क्या किया, 3 स्टिक यहाँ पर लगाई, 4 स्टिक यहाँ पर लगाई और 5 1 2 3 4 5 स्टिक यहाँ पर और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। अब वो पूछ रहा है इसका एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 3। आगे आप पढ़ोगे 6। ये तो मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, CHSL में पूछा गया है, ठीक है। ये बताओ भाई।
मैं आगे के क्वेश्चन देख लेता हूँ, शायद यही क्वेश्चन आखिरी रखते हैं इस वीडियो का। एनफ हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन आखिरी रखते आगे, ठीक है भाई, यही क्वेश्चन आखिरी रख लेते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद अनइक्वल साइड्स अनइक्वल हैं, द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले मैं इसके डायगोनल्स को ही इंटरसेक्ट करवा देता हूँ राइट एंगल पर, बाद में पता नहीं कैसी फिगर बनेगी, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। अब बना लेता हूँ यार। और उसने एक खास बात बोली है कि इसकी साइड्स जो हैं इक्वल हैं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD है, अनइक्वल साइड्स हैं सारी, ठीक है, डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो बताओ कौन सी चीज़ ट्रू होएगी, ठीक है, बताओ फिर। तो सर क्या आपने जैसे पहले बताया वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर ले, कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसका 4 का, और उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे। मैं ये नहीं बोला कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना है एक तो क्या कि साइड्स अनइक्वल रहें। मान लो मैंने 3 4 5 मान लिया, मैं इसको मान लेता हूँ भैया 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, 16 और 4 20, ये √20 हो गई है। ये मैंने मान ली है जी 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13, √13 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये √18 हो गया। और आप देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को तो अनइक्वल होगी ना साइड, तो करके देखें, ऐसे भी करके देख लेते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, BC का स्क्वायर हो जाएगा जी 18, इज इक्वल टू CD का स्क्वायर हो गया भाई 13, और DA का स्क्वायर हो गया जी 20। ठीक है क्या, नहीं है ना, नहीं है 43 आ रहा है। AB का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस CD का स्क्वायर यानी कि 13 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर यानी कि 18 प्लस AD का स्क्वायर यानी कि 20, 38, ये ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, बिकॉज उसने कर क्या रखा ऑप्शन में, उसने देखो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर DA का स्क्वायर, AB BC CD DA, AB BC CD DA, ऐसे इसकी साइड को ले रखा है। तो मैंने ये किया, मैंने इसको मान लिया है जी A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको मान लिया है सर A, O से लेकर A तक A, O से लेकर B तक B, O से लेकर C तक C, O से लेकर D तक D। AB के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे ही BC का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, CD का स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और AD का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हाँ जी सर। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे AB के स्क्वायर और CD के स्क्वायर को अगर आप जोड़ रहे हो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर चारों आ गए, और इन दोनों के स्क्वायर को अगर आप जोड़ रहे हो BC स्क्वायर और AD स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर चारों आ गए। यही चीज़ उसने ऑप्शन में दे रखी है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कैसे भी आप कर सकते थे इसको। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही भाई। इस लेक्चर के अंदर आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो भाई।